हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट सेशन में हमने स्केर्सिटी डेफिनेशन की एंड आज हम करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, इसको हम लास्ट डेफिनेशन कहते हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट होती जाती है, डेवलपमेंट होने के साथ इसकी डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आज के टाइम में जो हमारी थ्योरीज हैं, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, इनमें से ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हमारी लास्ट डेफिनेशन है, जिस सबसे करेक्ट डेफिनेशन मानी जाती है। इस डेफिनेशन को किसने दिया था? सैमुएल्सन ने दिया था। जो सैमुएल्सन थे वो नोबेल प्राइज विनर थे, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी और इसीलिए उनकी डेफिनेशन है, उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंसीडर किया है। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो मटेरियल गुड्स की लेते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं नॉन मटेरियल गुड्स लेकर मनी के साथ इसको मेजर करते हैं, फिर स्केर्सिटी की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को डेवलप करना पड़ेगा, इसके साथ साथ जब लोगों की डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, तब जाकर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो फुलफिल होती है। तो इन्होंने अपने टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस जो 1948 में फर्स्ट एडिशन आता है, इसमें अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। आज के टाइम में इनकी इस बुक को 19th एडिशन हो चुका है एंड जो 40 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इनकी बुक की डिमांड बहुत ज्यादा है। जो बुक बहुत ही पॉपुलर बुक है क्योंकि इन्होंने ग्रोथ से रिलेटेड बहुत कुछ डिफाइन किया है। तो सैमुएल्सन ने कैसे इसको डिफाइन किया है? According to him, he said economics is the study of how people and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटीज। इन्होंने कितना कुछ ऐड कर लिया। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि पीपल और सोसाइटी है वो कैसे चूज करती है, वो कैसे चूज करेगी रिसोर्सेज को, चाहे वो मनी के साथ हो चाहे विदाउट मनी के साथ हो। तो उनको चूज करने के बाद जो स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है इनको इम्प्लाई करना, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको इम्प्लाई करती हैं ताकि वेरियस कमोडिटीज हैं वो प्रोड्यूस हो सके। तो वेरियस कमोडिटीज को हमने अल्टरनेटिव यूजेस के साथ प्रोड्यूस करना है ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले प्रोडक्शन की बात की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? कंजम्पशन नाउ, आज के लिए कंजम्पशन करनी है या फिर फ्यूचर के लिए कंजम्पशन करनी है अमंग वेरियस पर्संस एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स क्या हो गया, इन्होंने कितना कुछ इंक्लूड कर लिया। जो 1 2 3 जो पॉइंट्स लिखे हैं इनका मेन पॉइंट है, बाकी जो डेफिनेशन थी वो एक पॉइंट को लेकर डिफाइन कर दिया, लेकिन इन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। चॉइस भी, स्केर्सिटी भी, अल्टरनेटिव यूजेस भी, टाइम एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर की नीड्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो इनकी डेफिनेशन बहुत वाइड डेफिनेशन है, इसीलिए हम इनको एब्सोल्यूट सबसे बेस्ट डेफिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जो सैमुएल्सन ने अपनी डेफिनेशन दी है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई है, इसमें इन्होंने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से एफिशिएंट वे से यूज करने की बात कही है। वो कहते हैं रिसोर्सेज जिसको हम मीन्स और गुड्स कहते हैं, जो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे हम मनी के साथ परचेज कर सके चाहे विदाउट मनी परचेज कर सके, इन सबको हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हमारी प्रेजेंट नीड्स के साथ साथ फ्यूचर की नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो सके। क्योंकि प्रेजेंट की नीड्स हैं जो कंजम्पशन के लिए होती है, लेकिन फ्यूचर की नीड्स कैपिटल गुड्स के लिए होती हैं, जिससे आने वाली जनरेशन है उनके लिए कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगी। कैपिटल गुड्स के साथ साथ हमारी कंजम्पशन गुड्स हैं वो भी प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले हमको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो
जी बैलेंस की बात करते हैं कि हमको रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। एंड सेकंड वन इज डायनामिज्म। जो इनकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या है? डायनामिक डेफिनेशन है, क्योंकि इन्होंने कहा है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो टाइम के साथ चलती जाती है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज ग्रोथ नहीं होगी 5 साल बाद ग्रोथ होगी, कहते ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूअस चलती जाती है। हमारी इनकम है स्लो स्लो वे से इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है स्पॉन्टेनियस चेंज हो, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअल चेंज होता है एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है। तो इकोनॉमी में हमेशा ही ग्रोथ होती रहती है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे टाइम पास होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक इकोनॉमी ग्रो करती है। तो वो ही ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब इन्होंने टाइम एलिमेंट को कंसीडर कर लिया तो ये थ्योरी डायनामिक बन गई। पहले क्या था, जितने भी डेफिनेशन दी गई हैं उन्होंने स्टैटिक कंडीशन को माना है। स्टैटिक कंडीशन क्या कि पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें हम कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं लेकर आएंगे। लेकिन सैमुएल्सन थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं, पॉपुलेशन भी इंक्रीज करती जाती है, जो टाइम के साथ है बूम डिप्रेशन की सिचुएशन है वो भी आती जाती है, इकोनॉमी में चेंजेस आते जाते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है डायनामिक डेफिनेशन है जो स्टैटिक कंडीशन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रॉबिन्स ने डिफाइन किया था, जैसे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, इसीलिए चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है। सैमुएल्सन ने भी कहा है कि स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, इनको इम्प्लाई करना पड़ता है जिनके अल्टरनेटिव यूज हैं, इसीलिए तो चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हुई है। इन्होंने भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिफाइन किया है, इसीलिए तो हमको देखना पड़ता है कौन सी नीड प्रेजेंट में फुलफिल करनी है और कौन सी नीड है हमको फ्यूचर में फुलफिल करनी है। एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन। ये कहते हैं कि हम रिसोर्स एलोकेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सभी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम है चॉइस की, तो चॉइस की प्रॉब्लम वहां पर स्टेबल है, लेकिन ये कहते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट तो भी ला सकते हैं, हम ग्रोथ तो भी कर सकते हैं, इसीलिए वो कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन में इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए और टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती भी जाती है। अगर हम रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे से एलोकेट करेंगे तो हमारी रिसोर्स एलोकेशन इम्प्रूव होगी, जो सबसे बेस्ट होती है। इसीलिए वो कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसको करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर हम ये देखते हैं कि हमारी आने वाले टाइम में कितनी कॉस्ट लगेगी और इससे हमको कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ही हम इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करें तो हमको पता है, इवैल्यूएशन की है कि इसमें कहां पर कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कैसे बेनिफिट को इंक्रीज किया जाना चाहिए, क्या हम इसमें ऐड करें बेनिफिट इंक्रीज हो जाए। तो पहले हर एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये कहते हैं जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं इन पर तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, अगर हम इनको डेवलप करते हैं तो पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, हर एक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमको कॉस्ट को रिड्यूस करना है और बेनिफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। तो जी इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, कैसे, जैसे हमारे पास गुड्स हैं, इनको चाहे तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या कैपिटल गुड्स के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर गुड्स के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारी प्रेजेंट की नीड्स हैं इनको फुलफिल करेगी, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं इनसे फर्दर प्रोडक्शन हो सकती है तो फ्यूचर प्रोडक्शन होगी। इसीलिए ये कहते हैं जो भी गुड्स हैं इनको बैलेंस बनाना चाहिए, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स, और जिस सबसे बेस्ट वे से हमको करना चाहिए।
ये इनकी फीचर्स है जो इस थ्योरी को सबसे ज्यादा सुपीरियर थ्योरी बना देती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने 4 थ्योरीज की और इनमें से कौन सी डेफिनेशन सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, तो हम इसका क्या आंसर दें। तो इसके लिए कोई भी एक डेफिनेशन को हम बेस्ट डेफिनेशन नहीं कहते। अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन कहते हैं, इसमें बहुत सारे मेरिट हैं, लेकिन जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो भी तो साथ में कंसीडर करने ही पड़ेंगे, वो उनके भी कुछ मेरिट्स हैं, इसीलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारी डेफिनेशन कैसे बन सकती है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो हमारी 4 डेफिनेशंस हैं, एडम स्मिथ की डेफिनेशन से अगर हम वेल्थ ले लें, मार्शल की डेफिनेशन से वेलफेयर ले लें, रॉबिन्स की डेफिनेशन से स्केर्सिटी ले लें और सैमुएल्सन की डेफिनेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ ले लें, इन चारों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारे पास एक सबसे अच्छी डेफिनेशन आती है। वो क्या बन जाती है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन which are concerned with the maximum satisfaction of wants or with the promotion of welfare and economic growth by the efficient consumption, production and exchange of scarce means among alternative uses। तो हमने इन चार को मिलाकर वेल्थ में ले ली, जिसके साथ हम अपना वेलफेयर करेंगे और हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जिनकी रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारे पास सबसे बेस्ट डेफिनेशन आती है, जिसको हम कहते हैं कि एक भी डेफिनेशन सबसे प्रॉपर डेफिनेशन है, इन चारों का मिक्सचर ही सबसे अच्छी डेफिनेशन को जन्म देता है। तो विद दिस हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।